अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि नेम टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो उन करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है हमें इस फार्मूला का नॉलेज हो। ये फार्मूला हमें क्या डिक्टेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और फिलहाल वो अपनी मेन पोजीशन पर है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको वाइब्रेट करवाएं तो उसकी पॉसिबल टू एक्सट्रीम पोजीशंस को भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है। अगर तो हम फ्रॉम द मेन पोजीशन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन जा रहे हैं तब तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन नहीं बल्कि अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन होगी। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं तब एक्सेलरेशन की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो वेरी कर सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ही होती है। जो सेकंड असम्पशन है वो ये है कि जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन कंजर्व। इसको हम यहाँ से ही समझेंगे कि जब पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की ऊपर होता है तो उसकी सारी एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब अपनी मेन पोजीशन के ऊपर होता है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो ऑन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो नो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका रीज़न ये है कि अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स पर हम उन्हीं की एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या था, सिंपल पेंडुलम, और सेकंड था मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब जो सिंपल पेंडुलम की केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिनोट किया, और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमने यहाँ पर डिनोट किया है। लेकिन दोनों फार्मूलाज को रीड करने के बाद हमें ये बात जो है वो रियलाइज़ हो रही है कि ना सिंपल पेंडुलम के केस में कहीं पे एम्पलीट्यूड का जिक्र है, ना मैस स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी फार्मूला में कहीं पर एम्पलीट्यूड का जिक्र है। तो इसका मतलब यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज़ ए। ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा वन टाइम पीरियड के जो है वन टाइम पीरियड में। ओके, सो टाइम पीरियड पे बेसिकली कहते हैं कि इसको वो समझ लेते हैं, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मतलब कि पेंडुलम को वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उसका पीरियड कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। और वाइब्रेशन किसे कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को। मतलब कि अगर हम लोग अपने पेंडुलम को पोजीशन ए, इस वाली पोजीशन को मैं नाम दे रही हूँ पोजीशन बी का, यहाँ फॉर एग्जांपल ये हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर हम उसको इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आते हैं और उसके बाद उसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारा पेंडुलम पहले यहाँ से ट्रैवल करता हुआ मेन पोजीशन पर आएगा, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और जब एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपने ट्रैवल को कंप्लीट करके इसी पॉइंट पर वापस आएगा जहाँ से वाइब्रेशन को अपने स्टार्ट किया था, तब हम कहेंगे कि उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरा किया है और अब उसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया। इसका मतलब ये है कि अब जो उसने जितना ये प्रोसेस उसने जिस टाइम में कवर किया है वो हमारा टाइम पीरियड है। ठीक हो गया। अब फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस इस टाइम पीरियड में। तो टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना एम्पलीट्यूड कवर हुआ है। सो इस एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर इस मीन पोजीशन तक वन एम्पलीट्यूड, फिर इस मीन पोजीशन से नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक सेकंड एम्पलीट्यूड, और फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से नेक्स्ट मीन पोजीशन तक दोबारा से थर्ड एम्पलीट्यूड। और जब हम अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जाएंगे तो हमने 4 टाइम्स को एम्पलीट्यूड को कवर किया है। तो इसको अगर मैं सिंपल वर्डिंग में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, वी नो दैट टाइम पीरियड इज़ द टाइम इज़ द टाइम required to complete one round trip about mean position. Therefore, in one time period, a body covers a distance 4a. तो टोटल डिस्टेंस किसकी इक्वल हो गया, हमने ए को 4 टाइम्स आपस में एम्पलीट्यूड को बेसिकली 4 टाइम्स आपस में ऐड करवा देना, फिर बताना है कि ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी को। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैन वी रियलाइज एन आइडियल पेंडुलम? और इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल पेंडुलम। उसका रीज़न ये है कि जो आइडियल पेंडुलम होता है उसमें हम एक इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, और जो जिसके साथ वो हम उसे सस्पेंड करते हैं वो एक फ्रिक्शनल सपोर्ट होती है। लेकिन रियल लाइफ में हम फ्रिक्शन के बगैर फ्रिक्शन को बेसिकली इग्नोर नहीं कर सकते ना। आइडियल कहते ही उस चीज़ को है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करती हो। तो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, और वेटलेसनेस भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन दोनों रीजंस की वजह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक आइडियल पेंडुलम को रियलाइज कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट हैपन्स टू द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड? व्हाट हैपन्स इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल्ड? ओके, सो हम लोगों ने फर्स्ट केस को प्रूव करने के लिए जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है उसको यहाँ पर डिनोट किया है। हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है, उसको डिनोट कर लिया है। अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो हमारे पास न्यू लेंथ आएगी एल प्राइम। एल प्राइम किस तरह से आई? ओरिजिनल लेंथ को डबल करके। अब इसको जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे टाइम पीरियड में, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो टी प्राइम हो जाएगा। ठीक हो गया, बिकॉज ये ओरिजिनल टाइम पीरियड था, अभी डबल करने के बाद वाला टाइम पीरियड। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एल की जगह पुट कर देंगे 2L, बिकॉज हमने एल जो लेंथ को डबल कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से √2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, और √2 को कॉमन उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, पता चलेगा कि जो 2πL/g है वो बेसिकली टाइम पीरियड के इक्वल है, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो हमें ये पता चला कि दिस शोज दैट द टाइम पीरियड बिकम्स √2 टाइम्स द इनिशियल टाइम पीरियड बाय डबलिंग द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेकिन अगर बात करें मास को डबल करने की, तो आपको इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मास नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। सो अगर हम उसको डबल भी कर देंगे तो उससे टाइम पीरियड के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन है डज द एक्सेलेरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन? इज द एक्सेलेरेशन एवर जीरो? एक्सप्लेन। सो एक्सेलेरेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसको प्रूव किस तरह करना है? तो हमें पता है कि कांस्टेंट नहीं रहता, हम सारे टॉपिक्स रीड आउट करके हमें इसका नॉलेज है, लेकिन इसको प्रूव करना है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमने इसको डिनोट कर लिया है। अभी फॉर्मूला में ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, और ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसकी वजह से वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में चेंज आएगा हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज आएगा। ओके, अब ये फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन से पास करता है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट को हम पुट करें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे बचेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। तो ये मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे हमारा बेसिकली एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय फेज एंगल? डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द डिराइविंग फोर्स? ओके, तो आपने सिंपली यहाँ पे फेज एंगल की डेफिनेशन लिखनी है। द एंगल विच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड फेज एंगल। मैथमेटिकली उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मुझे ये भूल गया था डिफ़ाइन करना ओमेगा और टी को, तो मैंने इसको साइड पे डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन आपने इसको फार्मूला के नीचे डिफ़ाइन करना है। सेकंड बात है कि डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स? नो, इट डज नॉट डिफाइन द एंगल बिटवीन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। It is the angle between the rotating vector and the reference line. So this is called the rotating vector and this is called the references. As you can see एंगल जो है इन दोनों के बिटवीन फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि ये जो एंगल है फेज एंगल कहाँ पर फॉर्म करता है? रोटेटिंग वेक्टर और रेफरेंस लाइन के बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस a resultant which is also a simple harmonic? Okay, under the following condition the addition of two simple harmonic motion produces a resultant which is also simple harmonic. First है the two simple harmonic motions are parallel, they have same frequency, they have constant phase difference. हम इसको समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। बेसिकली टू डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो उनका रिजल्टेंट है, अगर टू ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करें तो क्या उनका रिजल्टेंट भी सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर बेसिकली एक डायग्राम नज़र आ रही है। उस डायग्राम में टू वेव्स हैं। अब कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है तो अब वाइब्रेशन के रिजल्ट में वेव्स जनरेट करती है। तो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अपवर्ड वेव बनाई है ये हमारी ऑसिलेटर नंबर 1 की वजह से है, और जो सेकंड वेव है ये ऑसिलेटर नंबर 2 की वजह से है। तो आप देखो कि इन दोनों वेव्स में जो क्रस्ट है वो क्रस्ट की ऊपर ट्रफ की अप्लाई कर रहा है, और ड्यूरेशन मतलब इनका टाइम पीरियड भी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एक वाली वेव का टाइम पीरियड ज़्यादा है और एक का टाइम पीरियड कम है, या वेवलेंथ की बात कर लो कि एक ही वेवलेंथ ज़्यादा है एक ही वेवलेंथ कम है, ऐसा नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का अगर टाइम पीरियड सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये हमारी एक कंडीशन है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जैसे कि इन दोनों वेव्स की है तो तब वो सिंपल हार्मोनिकली कह लो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करें। सेकंड कंडीशन ये इनकी फेस डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इन दोनों में फेस डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो ही रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, ज़ीरो नहीं, बिकॉज फर्स्ट वेव 0 से स्टार्ट हुई, सेकंड 90 से स्टार्ट हो रही है। तो अब जितना भी फेस डिफरेंस आएगा सब्सिक्वेंटली वो 90 डिग्री का ही होना चाहिए, उसको 90 डिग्री वैल्यू पे फोकस हो जाना चाहिए, आई मीन कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो जो हमारा जो है रिजल्टेंट वो सिंपल हार्मोनिक ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने शो करना है, शो दैट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलेरेशन इज जीरो एंड व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड द वेलोसिटी इज जीरो व्हेन द एक्सेलेरेशन इज ग्रेटेस्ट। ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए हमें 2 हेडिंग्स में काम करना पड़ेगा कि एक्सेलेरेशन इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। पहले तो हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है, सेकंड इससे हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है वेलोसिटी इज जीरो व्हेन एक्सेलेरेशन इज ग्रेटेस्ट। तो अब वेलोसिटी कहाँ पर ग्रेटेस्ट होती है, हमें पता है कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है, मतलब हम ये काम कर रहे हैं मीन पोजीशन के लिए। हम सबसे पहले एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लोग मीन पोजीशन के लिए काम करें तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, उसे पुट कर देंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में मिलेगी। तो हम कहेंगे कि एट मीन पोजीशन एक्सेलेरेशन 0 हो जाता है और वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, बिकॉज जो वैल्यू आई है मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है। उसके बाद अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। एक्सट्रीम पोजीशन में एक्स को हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में आ गया और एक्सेलेरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो गया, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई। तो हम कहेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने जस्ट गिवन इन 2 इक्वेशंस को एक्सप्लेन करना है। तो इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन 1 ये है कि ये वेव फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो जो कि साइनसॉइडल होती है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एम्पलीट्यूड को, फाई जो है वो फेस कांस्टेंट को, और ओमेगा टी प्लस फाई फेस एंगल को। उसके बाद सेकंड इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन है सिंपल के ए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एक्सेलेरेशन जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोगों ने एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब टोटल एनर्जी में पता है कि ऑसिलेटिंग सिस्टम में कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मेन पोजीशन के ऊपर होल एनर्जी काइनेटिक होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होल एनर्जी पोटेंशियल होती है। तो बिटवीन में जो एनर्जी होती है वो सम होती है काइनेटिक या और पोटेंशियल का। मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, पहले हम मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ को बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट जो एनर्जी है पार्शली काइनेटिक है, पार्शली जो है वो पोटेंशियल है, इनको ऐड करेंगे। अब ये पार्शियल वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, पार्शियल वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें, जिसे मैंने सॉल्व किया है और हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी।